उत्तर प्रदेश चूंकि चुनावी राज्य है तो जाहिर से तौर पर वहां पर ब्राह्मण चेहरा कौन होने वाला है, दलित चेहरा कौन होने वाला है, अनुप्रिया पटेल, उन पर नजर होगी कि उनको क्या मिलता है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का काट कौन होगा और किस तरह से उसको लेकर रणनीति बनेगी, यह भी विशेषकर देखने वाली बात होगी। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ओम प्रकाश राजभर का कार्ड कौन होगा, लेकिन फिर मैं जैसा कि आपको बताऊं, आज के इस रिशफल के जरिए अब की बार ओबीसी की सरकार बताने की कोशिश मोदी सरकार की ओर से की गई है कि पिछड़े वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, एससी एसटी को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक बार फिर से चूंकि यूपी का आप जिक्र कर रही हैं, मैं बता देती हूँ, अनुप्रिया पटेल ओबीसी चेहरा है, लेकिन खासतौर से जिस कुर्मी जाति पर उनका प्रभुत्व है 4% के आसपास ही है। लेकिन आपको बताते चले, बुंदेलखंड का एरिया हो, पूर्वांचल हो या फिर अवध हो, कुर्मी ये जो जाति है उसका काफी ज्यादा बहुल है। कई सीटों पर हार जीत ये जाति तय करती है। इस वजह से अनुप्रिया पटेल का मोदी सरकार पार्ट 2 में शामिल किया जाना अपने आप में काफी ज्यादा अहम, हालांकि पार्ट 1 का भी वो हिस्सा रही थी। इसके अलावा बीजेपी से कौशल किशोर, देखिए कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ वो मुखर होकर आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन वो एससी चेहरा है, उनके जरिए भी बड़ा मैसेज समुदाय को देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। बीएल वर्मा ओबीसी चेहरा है और बीएल वर्मा 2020 में उनको राज्यसभा के लिए चुना गया, बीजेपी का काफी अहम चेहरा, और उनके जरिए ओबीसी को बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से। एसपी सिंह बघेल एससी चेहरा है, उनको भी लाया गया है। अजय मिश्र टेनी ये ब्राह्मण चेहरा है, उत्तर प्रदेश से इनको लेकर आया गया है ताकि ब्राह्मण की जो कथित नाराजगी कही जा रही थी पिछले दिनों हम सब ने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता को भी शामिल कराया गया ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, तो ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर बात वहीं पर आकर रुक जाती है। प्रधानमंत्री की वो पुरानी बात हालांकि कही तो किसी और संदर्भ में गई थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार पर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी के जरिए आगे बढ़ना है। और देखिए, इसको समझने की कोशिश श्वेता इस रूप में की जानी है, इस समय कोरोना काल के बाद की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पहले में और आज में बहुत ज्यादा फर्क है। आज एक तरफ महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको कम करना मोदी सरकार अब किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो आम जनता जानना चाहती है। दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बार बार खबरें सामने आती हैं कि वो स्थिति पैदा हो सकती है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके जरिए आपको अच्छे अस्पताल दुरुस्त करने होंगे, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा कम समय में। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री जो भी रहे, डॉक्टर हर्षवर्धन इस मोर्चे पर नाकामयाब रहे, इस बात को स्वीकार करना होगा, खुद उनको भी स्वीकार करना चाहिए इस बात को, क्योंकि हम सब ने देखा था किस तरह की बेबसी वाली तस्वीरें सामने आती थी और वो तस्वीरें आंखें भर देती थी। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ये इसको गाज गिरना कहते हैं कि वो उनसे ले लिया गया, लेकिन अब किसको दिया जाता है, क्योंकि कोरोना से निपटना एक बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अभी नहीं जाने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं पहुंच पाए। अस्पताल में अगर हमें टेस्ट करवाना हो तो उसके लिए हमें घंटों लाइनों में नहीं खड़ा रहना पड़े, तो ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, दो अहम मंत्रालय, पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसको दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और दूसरा स्वास्थ्य मंत्री देश का किसको बनाया जाता है, ये भी देखना होगा।